Hi, this is Akansha, and today we are going to study our first chapter. The name is The Living World. We talk about reproduction. Production of new individual or progeny is called reproduction. There are two types of reproduction. One is asexual and another one is sexual. Reproduction in case of multicellular organism like bacteria, unicellular algae और अमीबा इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. एक्चुअली होता क्या है कि रिप्रोडक्शन जो स्मॉल लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और डिफ्रेंशिएशन भी होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन भी होता है, बट वो पता नहीं चलता है. सो हम रिप्रोडक्शन इनके केस में कहेंगे केवल और केवल नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना ही रिप्रोडक्शन है. इट्स नॉन डिफाइनिंग फीचर. ये जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था. जैसे कि म्यूल्स, हनी बी, ड्रोन और कुछ ऐसे स्टेराइल ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है. इस वजह से हम इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं. इसके टू टाइप हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल. असेक्सुअल जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है और फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब कुछ प्रोसेस हैं जो आप बेसिकली 10th क्लास में आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो. तो इसके बारे में इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी बता दे रहे हैं कि फिजन जो होता है, ब्रेक डाउन होना फिजन कहलाता है. ये टू टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन अकर्स इन अमीबा. बडिंग जो होता है जनरली बड लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि हाइड्रा में होती है, यीस्ट में भी होती है. फ्रैगमेंटेशन जो होता है प्लानेरिया टाइप के जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें उनके जो बॉडी होती है, बॉडी पार्ट्स, वो फ्रैगमेंट के फॉर्म में हो जाते हैं. देन वो क्या होते हैं कि उनके फिर से वो रीजनरेट हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स फिर से डेवलप हो जाते हैं. सो ये फ्रैगमेंटेशन का पार्ट हो जाएगा. जैसे लिजार्ड देखियो ना, लिजार्ड की जो टेल होती है वो जब कट हो जाती है देन कुछ टाइम बाद उनकी टेल दोबारा रीजनरेट हो जाती है. तो ये रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एक ही प्रोसेस है. इसमें इनके कटे हुए पार्ट से दोबारा न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. तो ये सब कुछ बेसिक टाइप है सेक्सुअल के. और सेक्सुअल जो है वो हायर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं. तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जैसा कि हमने पहले बताया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ओके, अब आप ये कहोगे कि जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक होता है जो कि जिस टेस्ट ट्यूब बेबी जिससे हम ग्रोथ करवाते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, तो क्या वो भी मेटाबॉलिज्म है. उसमें भी तो टेस्ट ट्यूब में लैब में ऐसे केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं जो कि लिविंग मतलब शो करते कि लिविंग है, बट वो केमिकल वो मेटाबॉलिज्म में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनमें सारे तरह के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी सारे ऑल द केमिकल रिएक्शंस, लुक हियर, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी दैट नोन इज मेटाबॉलिज्म. सो ये जो फीचर है ये डिफाइनिंग फीचर है जो कि केवल और केवल किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा. इनके दो टर्म होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है. एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी का यूज़ ग्रोथ एंड बिल्डिंग में किया जाता है. मीन्स कि ये क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाता है. और कैटाबॉलिज्म में इसका एनर्जी का यूज़ ब्रेक डाउन करने में होता है. मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है. ये दोनों एक दूसरे के इरिवर्सिबल हैं. ओके, अब इसके बाद एक टर्म आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वी ऑल नो अबाउट दिस. दिस इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में टू टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर में जो कि पहले के थे जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है. मोनेरा भी आ जाएगा, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, ये सब किस में आ जाएंगे, यूनिसेलुलर में. इसके बाद जो है वो सब हायर ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर. यूनी मीन्स होता है सिंगल सेल से बने हुए जो होते हैं
यूनिसेलुलर में होते हैं मल्टी सेलुलर, जिसमें 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। सो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये डिफरेंस होता है। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर होता है, इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन भी होता है, बट सेल डिफ्रेंशिएशन और नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना दोनों लगभग सेम होता है। अमीबा जैसे जो होते हैं ये सब यूनिसेलुलर में आएंगे। सो अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। सेल का जो फॉर्मेशन होता है, इनका सेल से टिश्यू बनना, फिर टिश्यू के बाद इनका ऑर्गन और मतलब कि ऑर्गन सिस्टम बनना, फिर इसके बाद ऑर्गन बनना, पर्टिकुलर ऑर्गन बनना, ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक टर्म आता है कॉन्शियसनेस। Consciousness is the most obvious and technically complicating feature of living organism. Consciousness जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे होता क्या है, जब हम फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो जब अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है कॉन्शियसनेस। जैसे कि आप मान लो आपके हाथ में कोई चुटकी काटा, तो ये क्या है चुटकी काटना, ये हम फिजिकल जो हमारे साथ फिजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, मीन्स कि हमारे साथ जो फिजिकली टच हुआ है तो उससे उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करेंगे और हम अपना हाथ हटा लेंगे। या तो आप मान लो कोई चीज़ जल रही है, हम उसको टच कर ली, फिर उसके अगेंस्ट हमारे अंदर रिस्पॉन्स हुआ तो फिर हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये सब जो होता है क्या कहलाता है कॉन्शियसनेस। अब प्लांट के केस में फोटो पेरियोडिज्म एक टर्म है। फोटो पेरियोडिज्म जैसे कि वर्ड से लग रहा है लाइट के अगेंस्ट जो प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं वो फोटो पेरियोडिज्म में आएगा। इसमें होता क्या है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है प्लांट उसी डायरेक्शन में लाइट लेने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो लाइट लेने के लिए उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं कॉन्शियसनेस, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो होता तो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन सेल्फ जो होता है जो बहुत ही एक्सक्लूसिवली जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। मीन्स कि जो सबसे हायर क्लास में आते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि खुद से चिंतन करो, मनन करो, ध्यान लगाओ, ये सब कौन लगा सकता है, सिर्फ ह्यूमन ही तो लगा सकता है। अब इन द केस ऑफ अगर कोई कोमा में चला जाए तो क्या वो कॉन्शियसनेस रहेगा या नॉन कॉन्शियसनेस रहेगा या डेड हो जाएगा। उसका अगर ब्रेन जब डेड हो जाता है तो उसके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं लगभग सारे काम करना बंद कर देते हैं। बट जैसे कि वो हर मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर सकता है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसका ब्रेन डेड हो गया या तो वो एकदम से मर गया, लेकिन हाँ हम उसको लिविंग में रख सकते हैं। ओके, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कि हमें मानना पड़ता है, तो आप इसको मानो। अब इसके बाद हमारा एक टर्म आता है, वैसे तो आपके 9th to 12th 30% सिलेबस कम हो गए हैं, जिसमें से आपके 11th में टैक्सोनॉमी क्या हो गया है, हट गया है। टैक्सोनॉमी, सिस्टेमा ये सब जो है रिमूव हो गए हैं। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। टैक्सोनॉमी, टैक्सेस मीन्स होता है अरेंजमेंट एंड नॉमोस मीन्स होता है लॉ। मीन्स कि टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होता है, किसी भी जो भी प्रिंसिपल है या जो भी काम करने का प्रोसीजर है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेसर है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है टैक्सोनॉमी। मतलब किसी भी रूल को हम जो स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन के रूल को स्टडी करते हैं या उसके अरेंजमेंट को, उसके रूल को, उसका अरेंजमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, ये क्या कहलाएगा टैक्सोनॉमी। सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज़ किया था, APD कैंडल। किसने मतलब किस बुक में, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में। ओके, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। टैक्सोनॉमी में हम कुछ पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करते हैं। टैक्सोनॉमी किसी भी चीज़ का टैक्सोनॉमी क्या होता है
कि किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसके नाम के बारे में स्टडी करना, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब स्टडी करने का ये जो प्रोसीजर होता है टैक्सोनॉमी में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, फिर एफिनिटीज़ आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं अदर से, उसको हम मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं। अब उसमें से हमको कहा गया कि आम पहचानो, तो हम क्या करेंगे, आम को पहले उसका देखेंगे कि अच्छा आम कैसा होता है। अगर आम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर नॉमेनक्लेचर, अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, आपको कहा गया इसका नामकरण करो। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, यानी कि ढेर सारी चीज़ें हैं, अब उसमें उसका नामकरण करना है, तो वही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब ये भी हम नामकरण भी हम कई रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, यूं ही नहीं रख देते हैं। जैसे कि इंडियन में हम लोग नाम रख देते हैं सरिता, रानी, ये सब। अब कोई यहाँ पे तो नाम फॉरेन वाला नाम तो रखता नहीं है, जॉन, हैरी, ये सब तो नाम कोई रखता नहीं है। तो इसलिए हर जगह का, हर चीज़ का अपना एक रूल होता है। तो फिर हमारा टैक्सोनॉमी में आएगा नॉमेनक्लेचर। फिर नॉमेनक्लेचर के बाद आता है क्लासिफिकेशन। जब हम उसका नामकरण कर दिए हैं तो अब उस चीज़ का मतलब कि हमें ये देखना है कि उस ग्रुप में कितने चीज़ें हैं, मतलब कि ग्रुप इनटू कैटेगरीज। अब उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप हम वो देखेंगे, मीन्स कि ढेर सारी चीज़ें हैं तो हम उसको एक बेसिस पे अलग करेंगे, ग्रुप में रखेंगे। फिर इसके बाद आता है एफिनिटीज़, इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अब हम देखेंगे कि अगर हम उसका हम अगर नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो क्या उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। अब इसके बाद एक टर्म आता है बाइनॉमियल सिस्टम। बाइनॉमियल सिस्टम फर्स्टली प्रपोज किया था गैस्पार्ड बॉहिन इन हिज बुक पाइनेक्स थिएटर बोटानिका। ओके, गैस्पार्ड बॉहिन ने अपनी बुक में पाइनेक्स थिएटर बोटानिका में सबसे पहले इसका जिक्र किया था। बट इसको सबसे ज़्यादा मतलब इसके जो फाउंडर हैं वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने ही बायोनॉमियल वर्ड को बहुत ही ज़्यादा अपने यूज़ में लाया था, जिससे कि ये बहुत फेमस हो गया था। सो इनको हम फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम कहते हैं। ओके, फर्स्टली इन्होंने इसका जिक्र 1 मई 1753 में किया था। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स का साइंटिफिक नेम मतलब कि बाइनॉमियल में प्लांट्स का साइंटिफिक नेम करने के लिए स्पीसीज प्लांटेनम किया गया, और एनिमल का साइंटिफिक नेम के लिए इनकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी था। ओके, प्लांट के केस में जो इनकी बुक थी उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेनम, और जो एनिमल के केस में इनकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी थी। ये 10th एडिशन थी। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक टर्म आता है ICBN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि CBSE NCERT में दिया है, फॉर दिया है, बट फॉर नहीं होगा, ऑफ होगा। ओके, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मेन रूल, अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। बाइनॉमियल सिस्टम के नाम के अकॉर्डिंग ये किस पे बेस्ड है, 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है। पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैंजीफेरा इंडिका, ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इसका जेनेरिक नेम है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो इंडिका है। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड है इन प्लांट्स नॉमेनक्लेचर टॉर्टिनिम्स, ये टॉर्टिनिम्स हैं, टॉर्टिनिम्स आर नॉट वैलिड दैट इज नॉट बी डबलिंग टू दियर जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम, बट इन एनिमल्स इट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, होता क्या है कि प्लांट्स के केस में टॉर्टोनिम्स नहीं वैलिड है, मतलब कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो हम उसको मैंजीफेरा नहीं कह सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर एनिमल्स का केस है तो उसमें हम वैलिड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है नाजा, ये कोबरा का साइंटिफिक नेम है
नाजा नाजा, इसमें टॉटोनिम्स अलाउ हैं। ओके, थर्ड रूल है फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर जो होता है जेनेरिक का वो कैपिटल में होना चाहिए और सेकंड नेम जो है स्पेसिफिक का वो स्मॉल में होना चाहिए। जीनस नेम है और ये स्पीसीज नेम है। ओके, और थर्ड रूल है कि अगर हम उसको अपने हाथ से लिखते हैं, फ्री हैंड से लिखते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, सेपरेटली लिखा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है नाजा नाजा एंड नाजा नाजा, लुक हियर, दिस इज सेपरेटली। जैसे हम इसको सेपरेट लिखे हैं फ्री हैंड से, तो इस तरह इसको सेपरेटली लिखना है और नीचे अंडरलाइन कर देना है। बट इन केस ऑफ प्रिंटिंग के केस में क्या है कि ये इटैलिक लेटर में लिखा जाएगा। ओके, क्या शो करने के लिए कि इसकी ओरिजिन जो है लैटिन लैंग्वेज में ओरिजिन हुई है। नेम ऑफ साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट का नाम है मतलब कि जिसने नेम को प्रपोज किया है उनका नाम भी इसमें छोटे वर्ड में लिखा जाता है। कभी कभी किसी किसी केस में होता है, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लीन से लीनियस का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखा जाता है। दिस इज द फिफ्थ रूल। अब आता है ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम क्या होता है? अभी तो हमने बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा, अब ट्राइनोमियल सिस्टम। इसको हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज किया था। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी प्लांट और स्पीसीज इज बेस्ड ऑफ 3 नेम। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसका नाम है, जैसे ट्राई से पता ही चल रहा है कि 3 है, 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। जैसे बाई से 2 चीज़ इंक्लूड हुई थी, वैसे इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होगी। स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, फिर सब स्पेसिफिक नेम, मतलब कि जो उसकी सब वैरायटी है। ढेर सारी वैरायटी होती है, फिर उसकी जो मतलब कि वैरायटी में भी उसके कई ग्रुप्स हैं, तो वो किस में आ जाएगा, सब स्पेसिफिक में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर में ब्रासिका जो है क्या है, इसका जेनेरिक नेम है। और क्या है, ओलिरेसिया। ओलिरेसिया जो इसका स्पेसिफिक नेम है। और इसका जो थर्ड वन है सब स्पेसिफिक नेम, वो है बॉट्रिटिस। बॉट्रिटिस इसका सब स्पेसिफिक नेम है। तो ये जो है ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और जिसमें म्यूज़ियम है, हार्बेरियम शीट है, ये सब आपके कोर्स से हटा दिया गया है। और सिस्टेमा है, ये सब आपके कोर्स से हटा दिया गया है। सो हम इतना ही 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।